महागठबंधन के मास बेस को में सेंध लगा सके, ऐसे उम्मीदवारों को लाके वो उसको काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए महागठबंधन के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है, ताकि अगर नजदीकी मुकाबला हो तो उसमें एनडीए को फायदा पहुंचाए। तो इसी स्ट्रैटेजी पर चारों विधानसभा सीट में ये काम कर रही है। महागठबंधन ये पूरा यही एक राजनीतिक संस्कृति है कि अगर हम उस सीट पर विधायक थे, अब हम सांसद बन गए, तो हमारे ही खानदान का कोई व्यक्ति हो। ये चीज महागठबंधन के लिए अच्छा नहीं है। सुनील पांडे इतने बदनाम, कुख्यात और इतने अपराधों के सरगना रहे हैं कि वो चीज उनके खिलाफ है। लेकिन आप जानते हैं कि अब तक इनका एग्जिट पोल का जो इतिहास रहा है, वो धीरे धीरे उनकी विश्वसनीयता पर काफी गहरे प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। आम चुनाव की तरह ही उपचुनाव लड़े जाते हैं और बिहार में भी इस तरह होता है। तो अभी हम यहाँ पे बिहार में उपचुनाव हो रहा है 4 जगहों पर, बेलागंज, इमामगंज जो कि गया में है, साथ में रामगढ़ विधानसभा जो कि बक्सर में है, और तरारी विधानसभा जो कि आपको भोजपुर में है। तो अभी सबसे पहले बेलागंज सीट की बात करेंगे। बेलागंज में आरजेडी नेता सुरेंद्र यादव के बेटे खड़े हैं, उधर वो टक्कर एनडीए के उम्मीदवार दे रहे हैं, और साथ में प्रशांत किशोर के भी एक उम्मीदवार खड़े हैं। तो इस पर पहले बात करें, बेलागंज की स्थिति क्या है? सबसे बड़ी बात है कि ये जो 2 सीटें हैं, 4 सीटें हो रही हैं, 2 मगध में और 2 भोजपुर इलाके में। ये दोनों इलाके, दोनों प्रदेश ऐसे हैं जिसने लोकसभा क्षेत्र में महागठबंधन को काफी अच्छी खासी उसमें स्थिति थी। महागठबंधन की स्थिति बुरी थी उत्तर बिहार में। उत्तर बिहार में गंगा के उत्तर में लगभग कहें कि पूरा महागठबंधन बिखर चुका था। कई जगह उन्हें कोई सीट नहीं मिला। आपने बात की बेलागंज से, तो बेलागंज के जो पूर्व विधायक थे, अभी जहानाबाद से सांसद हैं, उनके पुत्र वहां ये है। तो अभी ये दोनों स्ट्रांग होल्ड माने जाते हैं महागठबंधन के। तो ये चुनौती इस बार भाजपा के लिए नहीं, महागठबंधन के लिए है कि जो उसके इलाके माने जाते हैं, कि उसने पिछले विधानसभा चुनाव में भी मगध और भोजपुर में अच्छा परफॉर्म किया, लोकसभा में भी अच्छा परफॉर्म किया, तो इस बार भी परफॉर्म किया जाए। तो बेलागंज में जो डायरेक्ट फाइट है एनडीए और महागठबंधन की, उसमें आप देखिएगा कि भाजपा ने एक ऐसे दलों को, छोटे दलों को महागठबंधन के मास बेस को में सेंध लगा सके, ऐसे उम्मीदवारों को लाके वो उसको काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए महागठबंधन के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। इमामगंज सीट के बारे में बात करते हैं। जीतन राम मांझी की बहू वहां से दीपा मांझी खड़ी है, रोशन मांझी जो है वो आपको एनडीए से है, और एक पासवान है जनसुराज से जो काफी टक्कर दे वहां। हाँ, तो वहां भी इमामगंज जैसा आप जानते हैं कि जीतन राम मांझी वहां से पहले जीत चुके हैं, और वो पुराना इलाका रहा है जहां से ज्यादातर तक महागठबंधन जीती रही। महागठबंधन मतलब चाहे लेफ्ट या फिर सोशलिस्ट लोग जीतते रहे। तो अगर उस लिहाज से अगर हम ये देखें तो इमामगंज में भी काफी कड़े की टक्कर होगी। सारी बात का दरोमदार इस बात पर निर्भर करता है कि जो डायरेक्ट जो महागठबंधन और एनडीए के बीच, जीतन राम मांझी की हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, ये दोनों के बीच का जो मास बेस है, कौन एक दूसरे में सेंध लगाता है। जैसे आपने बात की जनसुराज का काम, वो भाजपा के लिए बैटिंग कर रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि जो स्ट्रांग होल्ड है महागठबंधन के, इसमें कैसे वो उनके मास बेस के, उनके जनाधार के उम्मीदवार देखकर कुछ वोट काट सकें, ताकि अगर नजदीकी मुकाबला हो तो उसमें एनडीए को फायदा पहुंचाए। तो इसी स्ट्रैटेजी पर चारों विधानसभा सीट में ये काम कर रही है, और इमामगंज में भी उसी की आप अभिव्यक्ति देख रहे हैं। अब आते हैं रामगढ़ विधानसभा सीट पर, जहां आरजेडी के अजीत सिंह है, बीजेपी से अशोक सिंह है, फिर बीएसपी से एक उम्मीदवार भी खड़े हैं जो जिनको ताकतवर माना जा रहा है, उनका नाम है पिंटू यादव। हाँ। और इसके बाद लास्ट उम्मीदवार जो है वो जनसुराज के हैं, सुशील सिंह कुशवाहा। तो इनके बीच ये काफी वो सीट भी सुधाकर सिंह जो अभी बक्सर से सांसद बने, तो जिस सीट पर विधायक थे उनके छोटे भाई हैं। इस चुनाव में दिलचस्प बात है, सब जगह सबके बेटे बेटी लड़ रहे हैं।
इमामगंज में जीतन राम मांझी का बहू, बेलागंज में सुरेंद्र यादव का बेटा, मनोरमा देवी का बेटा, वही आप तरारी में देख रहे हैं सुनील पांडे का बेटा, यहाँ जगदानंद सिंह का बेटा। तो आप एक देखिए कि महागठबंधन ये पूरा यही एक राजनीतिक संस्कृति है कि अगर हम उस सीट पर विधायक थे, अब हम सांसद बन गए तो हमारे ही खानदान का कोई व्यक्ति होगा। यही चीज महागठबंधन के तरीके से यहाँ भी हम देख रहे हैं बेलागंज में। ये चीज महागठबंधन के लिए अच्छा नहीं है और इसका फायदा मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन दिक्कत है कि एनडीए को बिहार में लगभग लंबे समय से सत्ता में है, केंद्र में सत्ता में है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके खिलाफ इतना जमीनी असंतोष है, खास करके मगध और शाहबाद के इलाके में, कि उसका नुकसान। तो ये इन दो राजनीतिक प्रवृत्तियों के बीच मुकाबला है और इसीलिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। जैसे आपने रामगढ़ की बात की, रामगढ़ में एक नया दल है जो आपने जिक्र किया, बसपा, पिंटू यादव। तो बसपा चूंकि वो बक्सर, रामगढ़ उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है, उत्तर प्रदेश में बसपा का एक प्रभाव रहा है, खास करके आप रविदास लोगों के बीच उसका एक जनाधार रहा है। अब ये पिंटू यादव को देखे और उसका एक अपना एक वोट बैंक रहा है, ये वोट बैंक ये भी एक राजद को नुकसान पहुंचाने वाला है। तो अल्टीमेटली भाजपा 3 मोर्चों से घेरने की कोशिश कर रही है राजद या महागठबंधन को। एक उसका अपना कैंडिडेट, एक वो नाम तो जन सुराज है लेकिन वो भाजपा का है, और यहाँ पर बसपा भी है। तो रामगढ़ में ये तीनों तरीके से उसके वोट बैंक में सेंध मारने की कोशिश चल रही है। अगला सीट है, आखिरी सीट है तरारी भोजपुर का, जिसमें सुनील पांडे जो एक दबंग नेता कहे जाते हैं, उनके बेटे विशाल प्रशांत लड़ रहे हैं, और साथ में उसके अलावा माले के कैंडिडेट राजू यादव भी वहां से लड़ रहे हैं, और साथ में जनसुराज की भी कुछ। देखिए जनसुराज ने वहां एक मुस्लिम कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाया था। मुस्लिम शुरू में लग रहा था वो हमेशा राजद पर हमला करता है, लेकिन धीरे धीरे भाकपा माले का अपना जनाधार भी है, और वहाँ इनके सुनील पांडे के बेटे, सुनील पांडे इतने बदनाम, कुख्यात और इतने अपराधों के सरगना रहे हैं कि वो चीज उनके खिलाफ है। तो मुझे लगता है कि तरारी में भाकपा माले को बढ़त है और शायद वो जीत भी जाएगी, क्योंकि मुसलमानों के बीच जहां तक बात है ये करने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने धीरे धीरे करके उनके प्रभाव को, जहां तक जो रिपोर्ट्स आ रही है, लगभग खत्म भी कर दिया। तो मुझे लगता है कि वो शायद अच्छी स्थिति में रहे। आखिरी सवाल आपसे इससे रिलेटेड है कि एग्जिट पोस्ट भी आए, उसमें दिखाया जा रहा है केंद्र की सरकार जो ज्यादा सीट लेके आ रही है, इसमें बीजेपी एनडीए की गवर्नमेंट जो। तो आपसे एक सवाल है कि जब भी एग्जिट पोल आता है तो इसमें ज्यादातर जो केंद्र के शासन में रहते हैं उनको क्यों बढ़ा वो दिखाया जाता है, और जो विपक्ष की सरकार है उनको दबा, लेकिन ऐसा कभी कभी इसकी विपरीत स्थिति भी आ जाती है। तो इस पर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल आपने सही कहा, लोकसभा चुनाव में भी देखा था कि लगभग उनको काफी लगभग तो 400 के लगभग पहुंचा ही दिया था, लेकिन उनकी दुर्गति। ये एक तरीके से मुझे जो लगता है कि चुनाव प्रबंधन के उनका एक हिस्सा है, ताकि एक मनोवैज्ञानिक एक बढ़त मिल सके, ताकि अगर एक प्रशासनिक अगर हेर फेर भी किया जा सके। जैसे आपने चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में देखा होगा कि लगभग उनके हारे हुए उम्मीदवार को सारे नियम कानून को धता बताते हुए जीता है। तो एक उनके एक जो हम देख रहे हैं 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी या इसकी एक स्ट्रैटेजी का पार्ट रहा है, एक साइकोलॉजिकल एक मनोवैज्ञानिक एज चाहती है कि वो ये रहे, लेकिन ये चुनाव बताते हैं कि उन्हें बहुत कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा के लिए संभव है कि लोकसभा चुनाव में जो उनकी स्थिति थी, सारे एग्जिट पोल लगभग कहें कि असफल हुए, फेल हुए, वही स्थिति वहां भी करनी पड़ेगी। जैसे महाराष्ट्र में मैंने कई एग्जिट पोल देखा जो काफी कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स है, कई ओपिनियन ये एग्जिट पोल करने वाली कंपनियों ने महाविकास अघाड़ी को आगे दिखा, कुछ लोग महायुद्ध को कर रहे हैं। झारखंड में मुझे नहीं लगता है कि
झारखंड में तो ज्यादातर लोगों ने केंद्र को एनडीए की सरकार को आगे दिखाने की कोशिश की। हाँ, एनडीए की सरकार को दिखाने, लेकिन आप जानते हैं कि अब तक इनका एग्जिट पोल का जो इतिहास रहा है वो धीरे धीरे उनकी विश्वसनीयता पर काफी गहरे प्रश्न चिन्ह लग गए हैं, तो बहुत मुश्किल है। तो अनिल संगरू जी का साफ कहना है कि एग्जिट पोल का जिस तरह से रूपरेखा आती रही वो गलत दिखाने का और ज्यादातर अग्रसर रहती। तो इस तरह से उन्होंने आज हमारे सामने उपचुनाव में अपनी बात रखी। आगे भी चुनाव में इनको हम लोग अपनी राय देने के लिए बुलाएंगे। तो तब तक के लिए आप वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज के लिए धन्यवाद।